हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आज एक बार फिर आपके सामने एक नई सीरीज़ के साथ मौजूद हूँ। फ्रेंड्स, हमारी इस सीरीज़ का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, यानी समाज शास्त्र की जो आधारभूत अवधारणाएं हैं। इस सीरीज़ में हम बारी बारी से उनकी चर्चा करेंगे और ये हमारी सीरीज़ का पहला भाग है, यानी पार्ट 1। और इसमें हम बात करेंगे सोसाइटी की, सोसाइटी यानी समाज की। साथियों, हम जो है अपने डेली यूज़ की बातचीत में, प्रतिदिन की बोलचाल में हम समाज शब्द का प्रयोग कई बार करते हैं। हम अनेकों बार ऐसा मौका आता है जब हम जो है एक ग्रुप को, एक समूह को समाज कह देते हैं। और जब कभी भी हमें किसी व्यक्तियों के संगठन के बारे में बात करनी होती है, उन्हें अभिव्यक्त करना होता है, तो उस संगठन को भी हम समाज कहकर पुकार लेते हैं। जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मतलब इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम समाज के नाम से पुकारते रहते हैं। और शायद इसी से ये स्पष्ट है कि जो हमारी डेली यूज़ की लैंग्वेज है, जिसमें समाज को कुछ व्यक्तियों का समूह अथवा संगठन ही समझा जाता है, यानी उस समूह या संगठन को ही हम समाज समझने लगते हैं। और चाहे उस संगठन अथवा समूह का स्वरूप, उसकी प्रकृति कुछ भी हो। और फ्रेंड्स, यही कारण है कि जैसे हरिजन समाज, शिक्षक समाज, विद्यार्थी समाज, ऐसे न जाने कितने तथाकथित समाजों से हम रोज ही जुड़ते रहते हैं, या कहिए उनसे हमारा परिचय होता रहता है। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, इनमें से कोई भी समाज नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग केवल एक निश्चित अर्थ में ही किया जाता है। साथियों, ये तो हम जानते ही हैं कि समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और शास्त्र। लेकिन समाज शास्त्र ही समाज का विज्ञान है, ये भी हम जानते हैं। और इसीलिए समाज शास्त्र जो है, समाज शब्द के प्रयोग को मनमाने अर्थ में ना लेकर उसे एक निश्चित, एक यथार्थ अर्थ में, एक प्रैक्टिकल रूप में उसको जो है समझता है। क्योंकि फ्रेंड, समाज के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाजशास्त्र जो है समाज कहता है। और समाज के इसी अर्थ की व्याख्या करते हुए मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और समाज की संकल्पना या अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ये मैकाइवर और पेज की जो परिभाषा है, हम उस पर एक विस्तार से विवेचना या चर्चा करना आवश्यक भी समझते हैं। मैकाइवर और पेज के अनुसार अगर हम समाज को समझें तो उन्होंने कहा कि समाज रीतियों और कार्य प्रणालियों की, अधिकार और पारस्परिक सहयोग की, अनेक समूहों और विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। इस सदैव परिवर्तित होने वाली जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। तो हम देखेंगे कि मैकाइवर और पेज की इस परिभाषा में जो समाज के मुख्य आधार निकल कर आए हैं, उनको हम, ये जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 7 भागों में बांट सकते हैं। और दोस्तों, ये 7 भाग हैं: रीति रिवाज, उनकी कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, उनमें पारस्परिक सहयोग, सामाजिक विभाग, मानव व्यवहार पर नियंत्रण और स्वतंत्रता। यानी ये वो आधार स्तंभ हैं जिनके आधार पर हम समाज को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम इस पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि समाज क्या है हम इसको अच्छे से समझ। फ्रेंड्स, जब हम मैकाइवर और पेज की परिभाषा पर विस्तृत चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि मैकाइवर और पेज ने अपनी परिभाषा में समाज के लिए 7 आधार स्तंभों को बताया है, जिसमें पहला है रीति रिवाज। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा समाज नहीं होता जिसमें कुछ ना कुछ रीति रिवाज ना हो।
रीति रिवाज सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं। ये खाने पीने से लेकर जो है खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म, विवाह, जाति, शिक्षा, इन सबसे संबंधित तमाम रीतियाँ होती हैं, तमाम रीति रिवाज होते हैं। और यही रीतियाँ व्यक्ति को समाज विशेष में विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। और इस प्रकार सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की ये रीतियाँ या रीति रिवाज हमें देखने को अक्सर मिलते हैं। और ये सब रीतियाँ अर्थहीन नहीं होती, बल्कि सामाजिक जीवन के आवश्यक अंग के रूप में हमेशा हर समाज में बनी रहती हैं। दूसरी बात करते हैं उनके आधार की, कार्यप्रणालियाँ। कार्यप्रणालियाँ यानी प्रोसीजर्स। इसमें मैकाइवर और पेज ने इस बात पर चर्चा करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ सर्वमान्य तरीके या कार्यप्रणालियाँ होती ही हैं। और इन्हीं कार्यप्रणालियों के होने से सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था बनी रहती है। यानी समाज में एक प्रॉपर मैनेजमेंट बना रहता है, क्योंकि व्यक्ति को ये पता होता है कि किसी विशेष मौके पर, खास मौके पर उसे किस प्रकार से व्यवहार करना है या कार्य करना है। जैसे अगर माता पिता अपने बच्चे की शादी के लिए जाते हैं तो उसके कुछ निश्चित व्यवहार हैं, उसके कुछ निश्चित कार्य प्रणालियाँ हैं कि कैसे उन्हें रिश्ता तय करना है, कैसे बारात या द्वारचार या विदाई तक की रस्में पूरी करनी है। तो इस प्रकार अन्य सामाजिक कार्यों को करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के तरीके या कार्य प्रणालियाँ हुआ करती हैं। और सामाजिक जीवन में अपने महत्व के कारण ही यह कार्य प्रणालियाँ आज भी प्रत्येक समाज में अत्यधिक प्रभावशाली पाई जाती हैं, प्रभावित रूप में पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट यानी अधिकार की। फ्रेंड्स, अधिकार को सत्ता या प्रभुत्व के नाम से भी जाना जा सकता है। यह भी समाज का एक प्रमुख आधार है। और समाज में अनेक संगठन हैं, समूह, समितियां, ये सब जो होते हैं, इनके कार्य संचालन और इनके मेंबर्स के व्यवहार को कंट्रोल रखने के लिए किसी व्यक्ति या कहिए कुछ व्यक्तियों के पास कुछ राइट्स, जैसे हम अधिकार या सत्ता का होना आवश्यक मान सकते हैं। तो इसके अभाव में कहीं भी शांति व्यवस्था बनाए रखना संभव ही नहीं है। जैसे परिवार में ये अधिकार या कहिए शक्ति परिवार के हेड के पास, जैसे कर्ता के पास होता है। जाति व्यवस्था में देखें तो वो जातियों में पंच के पास होता है, गांव में सरपंच या कहिए मुखिया के पास होता है, या कहिए राज्य में राज्य सरकार के पास ये चीज़ें केंद्रित होती हैं। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है पारस्परिक सहयोग का, यानी आप कह सकते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, यह भी समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि जब तक कुछ व्यक्ति अपने अपने उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तब तक हम एक व्यवस्थित समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। और समाज के लिए सहयोगी संबंधों का होना बेहद आवश्यक है। और इसी तरीके से सामाजिक विभाग भी समाज के आधारभूत व्यवस्था में एक मेन पिलर का काम करता है। फ्रेंड, समाज अनेक समूहों एवं विभागों या कहिए जिसमें विभाजन, उसके पार्ट्स या कहिए उप समूहों से मिलकर बना होता है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह, समितियाँ, संगठन ये सब पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। जैसे फैमिली है, गेम्स ग्रुप हैं, फ्रेंड्स ग्रुप हैं, पड़ोसी हैं, जाति, कस्बा, गांव, नगर, समुदाय, आर्थिक या राजनीतिक अथवा धार्मिक संगठन हैं, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब ऐसे अनेक सामाजिक विभाग हैं या कहिए अनेक समूह या विभाग हैं जिनसे मिलकर समाज बनता है और जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान देते हैं।
और इसी संदर्भ में हम बात करते हैं अगले कड़ी की, यानी मानव व्यवहार के नियंत्रण की। तो फ्रेंड्स, समाज को ठीक से संचालित करने के लिए ये ज़रूरी है कि मानव के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाए, यानी ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल में रखा जाए। और इसी कंट्रोल के लिए समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल जैसे साधनों को अपनाया जाना बहुत आवश्यक है। और सोशल कंट्रोल के अगर हम औपचारिक साधनों में, जैसे कानून है, न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, प्रशासन है, इनको रखते हैं, तो अनौपचारिक साधनों में हम जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, धर्म, ये सब वो बिंदु हैं, ये कहिए ये सब वो तत्व हैं जो अनौपचारिक रूप से समाज में मानव के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें अंतिम पॉइंट है स्वतंत्रता का, यानी समाज में एक आवश्यक तत्व के रूप में आज स्वतंत्रता का भी विशेष महत्व है। स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ अपने मन मर्जी से काम करने के ढंग से नहीं है कि जो हमारे मन में आया हम वो करेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही कार्य करेंगे। उससे यहाँ स्वतंत्रता का आशय नहीं है। यहाँ इसका आशय है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास हेतु, अपने डेवलपमेंट के लिए एक उचित वातावरण प्रदान करने से है। यानी व्यक्ति को अपने विकास के लिए अपने आसपास सोसाइटी में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर मिले, उससे यहाँ स्वतंत्रता का आशय है। तो स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सकता है, और जो व्यक्ति अपना समुचित विकास कर सकता है वही समाज की प्रगति में, समाज के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मैकाइवर और पेज के अनुसार उनकी ये जो परिभाषा है, उन्होंने इन 7 पॉइंट्स को उसका समाज का आधार माना है। ये संपूर्ण समाज को डिफ़ाइन करते हैं, या कहिए सामाजिक व्यवस्था को भी डिफ़ाइन करती है। हालांकि हम जो हैं इसके अलावा कुछ अन्य और विद्वानों की परिभाषाओं पर भी चर्चा करेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की व्याख्या की। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध जो हैं समाज की केंद्रीय अध्ययन वस्तु हैं, और उन्हीं सामाजिक संबंधों के आधार पर मैक्स वेबर ने इसको डिफाइन किया है। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक संबंध जो हैं, या कह सकते हैं कि सामाजिक संबंध का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित होता हो। यानी हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर की इस परिभाषा के अनुसार सामाजिक संबंधों का निर्माण करने के लिए एक से अधिक कर्ता होने चाहिए, यानी व्यक्ति जो है एक से अधिक होने चाहिए। ये कर्ता अर्थात व्यक्ति आपस में जो है एक अर्थपूर्ण व्यवहार करें, एक मीनिंगफुल बिहेवियर इनमें होना चाहिए। और साथ ही तीसरी बात ये कि वो जो उनका मीनिंगफुल बिहेवियर हो वो एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित हो और एक दूसरे को प्रभावित भी करे। यानी जब एक से अधिक लोग हों आपस में, जो वो व्यवहार करते हों उनको जो है वो प्रभावित करें, उनके व्यवहार से प्रभावित हों, और उसके अनुसार जो सामाजिक संबंध बनते हैं उन संबंधों से ही समाज का निर्माण होता है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत। और वहीं टॉलकॉट पार्सन्स ने समाज की परिभाषा को बेहद वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संदर्भ में की गई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हों, तो चाहे वो यथार्थ हो अथवा प्रतीकात्मक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्सन्स ने भी
सामाजिक संबंधों को या संबंधों के जाल को ही समाज की संज्ञा दी है और इन सामाजिक संबंधों की उत्पत्ति मनुष्यों की अंतःक्रियाओं से ही होती है, ऐसा पार्सन्स का मानना है। परिभाषाओं की विस्तृत चर्चा के बाद अब हम बात करेंगे समाज की प्रमुख विशेषताएं एवं तत्वों की, यानी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स सोसाइटी में क्या है। सबसे पहले हम इसको लेते हैं प्रमुख विशेषताओं में। जो पहली इम्पॉर्टेंट विशेषता भी है उसमें पारस्परिक जागरूकता की, यानी म्यूचुअल अवेयरनेस की। जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं फ्रेंड, तो सोसाइटी में इसके अभाव में ना तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और ना ही समाज। नॉर्मली संबंध दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक सामाजिक संबंध, दूसरे भौतिक संबंध। दोनों ही प्रकार के संबंधों के बीच प्रमुख अंतर जो है पारस्परिक जागरूकता का ही है। जहाँ सामाजिक संबंधों का प्रमुख आधार फ्रेंड्स जागरूकता है, अवेयरनेस है, वहीं भौतिक संबंधों में इसका सर्वथा अभाव पाया जाता है। जैसे एक टेबल पे किताबें पड़ी हैं, डायरी, पेन, पेंसिल, इस तरह की अगर चीज़ें पड़ी हुई हैं तो इन सब का टेबल के साथ एक रिलेशन ज़रूर है, लेकिन ये रिलेशन जो है सामाजिक नहीं है, सोशल नहीं है। इन सब का उनसे एक भौतिक संबंध है। जैसे आग और धुआं है, सूर्य और पृथ्वी है, इन सब में भी एक कनेक्शन है, लेकिन इनमें मानसिक दशा या कह सकते हैं अवेयरनेस नहीं है। और इसी अवेयरनेस की कमी के कारण ये जो है भौतिक संबंधों के अंतर्गत आता है। और फ्रेंड, जब हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो हम पाएंगे कि भौतिक संबंधों के विपरीत सामाजिक संबंधों में पारस्परिक जागरूकता होती है, उनमें म्यूचुअल अवेयरनेस होती है। जैसे भाई भाई का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, ससुर दामाद का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है, या दो मित्रों की रिलेशनशिप है। तो इन सभी रिलेशंस में ये विशेषता है कि प्रत्येक रिलेशन में एक म्यूचुअल अवेयरनेस ज़रूर होगी, उनमें आपस में एक फीलिंग ज़रूर होगी। और यहाँ संबंध में एक बात ये भी हम कह सकते हैं, जो रिलेशंस की बात करते हैं उसके रेफरेंस में ये बात ये भी कही जाती है कि इस पारस्परिक जागरूकता के लिए आमने सामने का संबंध यानी फेस टू फेस रिलेशनशिप एक आवश्यक शर्त नहीं है। और इसीलिए पार्सन्स ने समाज को परिभाषित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि यह संबंध प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, यथार्थ हो अथवा प्रतीकात्मक कुछ भी हो सकता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो फेस टू फेस बैठकर रिलेशन हो। माँ बेटी का, भाई भाई का संबंध जो है दूर से भी रहता है, लेकिन उनमें दूर होने के बावजूद भी, अलग अलग रहने के बावजूद भी एक पारस्परिक। वहीं जॉर्ज सिमेल बात करते हैं समाज में सहयोग एवं संघर्ष की, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स की। जॉर्ज सिमेल बात करते हैं जब, तो वो कहते हैं कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। पहले हम चर्चा करते हैं समाज में सहयोग की। नहीं, सहयोग समाज का एक बेहद आवश्यक अंग है, क्योंकि सामाजिक जीवन सहयोग के अभाव में फ्रेंड्स कठिन ही नहीं बल्कि एक तरह से असंभव ही है। और ये सहयोग यानी कॉपरेशन दो प्रकार का हो सकता है, पहला प्रत्यक्ष सहयोग, दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग। तो बात अगर हम करें तो प्रत्यक्ष सहयोग में जब कुछ व्यक्ति एक ही उद्देश्य से एक सा कार्य मिलजुल कर करते हैं तो हम उसे प्रत्यक्ष सहयोग कह सकते हैं या उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों की एक टीम किसी खेल को खेलती है और वो एक निश्चित टारगेट या जीत के लिए जब खेलते हैं तो उसको जो है हम प्रत्यक्ष सहयोग की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि अगर केवल एक ही सदस्य खेले, पूरी टीम अगर साथ ना दे तो
टीम वो नहीं जीत सकती, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकती। तो एक दूसरे को सपोर्ट करना, डायरेक्टली उनका जो है उनके साथ कोऑपरेट करना, उनके हिसाब से खेल खेलना जो है वो टीम की विजय के लिए आवश्यक है। और समाज में अनेक वैयक्तिक या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी इसी प्रत्यक्ष सहयोग के कारण ही संभव होती है, जब हम कोई समाज में सामाजिक व्यवस्था या टारगेट अचीव करना चाहते हैं। दूसरी है अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग जो है, जब एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्ति पृथक पृथक कार्य करते हैं तो वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। जैसे एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारी और मालिकों का एक ही उद्देश्य होता है कि फैक्ट्री में बनने वाली वस्तु बनाएं, और उस वस्तु को बनाने के लिए या उस यूनिट को बनाने के लिए अपने अपने पद योग्यता के अनुसार अपना सहयोग करें। यानी अगर मान लीजिए हम कोई कार बना रहे हैं तो कार के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग बनाते हुए संपूर्ण कार को बनाने की दिशा में सब अपना योगदान करते हैं। कोई बॉडी बनाता है, कोई इंजन बनाता है, कोई उसके व्हील्स बनाएगा, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग योगदान होता है। और इस सहयोग की प्रक्रिया से ही कार का निर्माण संभव होता है। यानी एक तरीके का ये श्रम विभाजन का जो उदाहरण है वो अप्रत्यक्ष सहयोग का ही एक उदाहरण है। और समाज में भी इस तरीके का सहयोग आवश्यक है। अभी समाज को स्थापित करने के लिए चाहे व्यक्ति जो है अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करे या प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करे, किंतु सहयोग जो है समाज की उन्नति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। वहीं जॉर्ज सिमेल ने समाज में संघर्ष की भी बात की है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार सहयोग की भांति ही समाज में संघर्ष का होना भी अति स्वाभाविक है। इस संघर्ष का मुख्य कारण समाज में पाई जाने वाली भिन्नताएं या कहिए असमानताएं हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं शारीरिक, मानसिक या सांस्कृतिक रूप से थोड़ा सा अलग या कहिए भिन्न अवश्य होता है, और जो कभी किसी भी स्तर पर अक्सर संघर्ष का रूप वो भिन्नता धारण कर लेती है। और समाज में पाए जाने वाले इसी संघर्ष को जॉर्ज सिमेल ने दो भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष संघर्ष फ्रेंड्स वह संघर्ष है जिसमें संघर्ष करने वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष की स्थिति डायरेक्टली हमको देखने में मिल जाती है, या कहिए कि डायरेक्टली हम उसे देख सकते हैं। जैसे दो सेनाओं की लड़ाई, दो व्यक्तियों की आपस में लड़ाई, या समूहों में जो दंगा फसाद, बलवा, मारपीट, ये सब जो होती है, जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ये सब जो है प्रत्यक्ष संघर्ष के ही उदाहरण हैं। और जब बात हम करते हैं अप्रत्यक्ष संघर्ष की, तो ये वो संघर्ष होता है जिसमें संघर्ष करने वाले व्यक्ति या समूह के बीच डायरेक्ट कोई संघर्ष हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, वो हमको नहीं दिखता। जैसे इसमें हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, इस तरह के, यानी कि ये अप्रत्यक्ष संघर्ष का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने दो ग्रुप्स में, दो इंस्टीट्यूशंस में, दो फैक्ट्रीज़ में, दो अलग एक ही तरह के व्यवसाय करने वाले दो लोगों में एक कंपटीशन होता है, यानी एक संघर्ष होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली देख नहीं पाते हैं। तो जो अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है वो आई थिंक कंपटीशन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। क्योंकि फ्रेंड्स वास्तव में समाज में संघर्ष के किसी रूप में हो, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लगता है कि संघर्ष का होना आवश्यक है। क्योंकि आज की जो हमारी सोसाइटी है ये औद्योगिक समाज है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, और इसमें इतने आविष्कार हैं और जिनके लिए कई बार
संघर्ष आवश्यक हो जाता है, वो चाहे किसी रूप में हो, क्योंकि इस तरह के बिना संघर्षों के किसी भी समाज की ना तो आर्थिक उन्नति हो पाती है और ना सामाजिक उन्नति। तो इसीलिए समाज में संघर्षों का भी अपना एक विशेष महत्व। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समानता एवं भिन्नता, यानी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन सोसाइटी। समाज में जब समानता होती है तो भिन्नता भी होती है, ये दोनों ही चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। हम किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो कम्प्लीटली एक जैसा हो या एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। प्रत्येक समाज में ये दोनों ही चीज़ें यानी समानता और असमानता, समानता और भिन्नता अनिवार्य रूप से ही पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं समाज में समानता की। फ्रेंड, जब तक लोगों में किसी न किसी मात्रा में, किसी न किसी रूप में समानता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक दूसरे से संबंधित होना, उनमें समन्वय होना, उनका इकट्ठा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये वो स्थिति है जो समाज का निर्माण भी नहीं होने दे सकती। यहाँ समानता का अर्थ जो है वो हमारा ये है कि एक समाज के अधिकांश सदस्यों का प्रमुख सामाजिक समस्याओं या सामाजिक घटनाओं के संबंध में लगभग समान दृष्टिकोण पाया जाए। साथ ही वे समाज द्वारा स्वीकृत जो लक्ष्य हैं, जो मूल्य हैं, उनकी प्राप्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करते रहें। जो लोग कुछ भी मात्रा में, किसी भी रूप में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यानी फिजिकली, मेंटली एक दूसरे से थोड़ा सा भी समान है या निकट हैं, फ्रेंड, एक्चुअल समाज उन्हीं में पाया जाता है। गिडिंग्स ने समानता या कहिए सजातीयता की चेतना को समाज का आधार ही माना है। और हम बात करते हैं समाज में असमानता या भिन्नता की। समाज में समानता के साथ साथ भिन्नता भी मिलती है। मैकाइवर और पेज ने कहा है, यदि सब लोग पूरी तरीके से एक जैसे हों, एक समान हों, तो उनके सामाजिक संबंध भी अन्य जीव जैसे चींटी, मधुमक्खी जैसे होते हैं। ऐसी दशा में उनमें आपसी लेन देन, पारस्परिक आदान प्रदान, पारस्परिक सहयोग बहुत कम होगा। और फ्रेंड्स, लिंग भेद भी असमानता का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसी भेद के कारण, चूँकि भेद है, असमानता है, तो इसी असमानता या भेद के कारण संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया संभव भी हो पाई है। समाज में असमानताओं के पाए जाने के कारण ही, भिन्नताओं के पाए जाने के कारण ही प्रत्येक एक दूसरे से कुछ लेता है और बदले में कुछ देता है। और ये बात सिर्फ कह सकते हैं कि परिवार, फ्रेंड्स सर्किल, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कम्युनिटीज़, इस तरह सभी चीज़ों में पाई जाती है। और इस प्रकार के सामाजिक संबंधों में भिन्नता या असमानता की महत्वपूर्ण भूमिका भी आपको देखने को मिलेगी। अब वहीं फ्रेंड, इनमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि दोनों चीज़ें होने के बावजूद समाज में जो है भिन्नता से समानता का महत्व आज भी अधिक है, क्योंकि समाज में श्रम विभाजन पहले सहयोग है। मानिए, हम कह सकते हैं कि समाज में जो है पहले सहयोग है, फिर विभाजन है। इसका और भी अगर हम सरल शब्दों में कहें कि समान उद्देश्य यानी समानता की पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, परंतु उद्देश्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए वे आपस में कार्यों को बांट लेते हैं, यानी उसका डिवीज़न कर लेते हैं। यानी समान आवश्यकताओं के कारण ही असमान कार्य को पूरा करने के लिए लोग एकजुट हो जाते हैं। जैसे कुछ व्यापारी हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से वो पार्टनरशिप में अपना व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में अपना बिजनेस करते हैं, साझेदारी के संबंधों में बंध जाते हैं और व्यापार करते हैं। या हम कह सकते हैं जैसे एक अगर साइकिल निर्माता एक कंपनी है, वो कंपनी एक है, मालिक एक है, लेकिन उसमें श्रम विभाजन द्वारा साइकिल के अलग अलग पार्ट या अलग अलग उसके स्टेप बाय स्टेप उसको बनाने से लेके अब मार्केट में अवेलेबल कराने की प्रक्रिया में तमाम लोग अपने गुण और योग्यता के आधार पर कार्य करते हैं और उन सब का साझा सहयोग
यानी भिन्न भिन्न गुण मिलकर एक समानता को यानी एक उद्देश्य को पूरा करने का कार्य करते हैं। यानी तमाम लोग मिलकर अलग अलग पार्ट्स बनाकर अलग अलग जो है कार्य के माध्यम से एक साइकिल तैयार कर उसे मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। तो इसलिए ये जब मिलकर काम करते हैं, यानी जो सहयोग होता है, साझेदारी का जो संबंध होता है, उसका महत्व समाज में आज भी अधिक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस यानी अन्योन्याश्रितता। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी विशेषता है जिसे हम समाज की एक सबसे इम्पॉर्टेंट या कहिए प्रमुख विशेषता कह सकते हैं, क्योंकि वास्तव में समाज का जन्म ही इसी इंटरडिपेंडेंस के कारण हुआ है। मानव की या कहिए मनुष्य की कुछ जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हों, फिज़िकल हों, सोशल हों, पॉलिटिकल हों, ये सारी जो आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए उसे हमेशा ही दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है और उसे दूसरों से संबंध स्थापित करना पड़ता है इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि मनुष्य की जितनी भी सोशल, कल्चरल या बायोलॉजिकल ज़रूरतें जो होती हैं, उसे सामाजिक प्राणी बनने के लिए मजबूर भी कर देती हैं। यानी उसे सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो सामाजिक संबंध स्थापित करता है वो, उसके लिए वो उसे मजबूर कर देती हैं। देखिए, मनुष्य जो है या कोई भी व्यक्ति जो है अपने बाल्यकाल में अपने परिवार के सदस्य, माँ बाप या अन्य बड़े सदस्यों पर निर्भर रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं भी बड़ी होती जाती हैं और उन आवश्यकताओं के लिए वो अनेक व्यक्तियों पर निर्भर होता जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि बिना एक दूसरे की निर्भरता के लिए व्यक्ति संभवतः जीवित ही नहीं रह पाए, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति सारे कार्य खुद नहीं कर सकता। सारे कार्य करने के लिए, सामाजिक जीवन जीने के लिए उसे अन्य लोगों की आवश्यकता होती ही है। समाज की एक अन्य विशेषता और भी है, वो ये कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। यानी समाज की जो परिभाषा दी गई है, उन परिभाषाओं में ही ये बताया गया है कि समाज व्यक्तियों का समूह ना होकर मानवीय संबंधों का जाल या एक मानवीय संबंधों की जटिल व्यवस्था है। और सामाजिक संबंधों को ना तो मूर्त रूप में देखा जा सकता है और ना ही उन्हें हम हाथ से अपने छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसीलिए समाज अमूर्त भी है। और र्यूटर ने इस संबंध में कहा भी है, र्यूटर ने जो है जीवन की तुलना समाज से ही की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है वरन संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, जिससे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि समाज एक पूर्णतः अमूर्त अवधारणा है। समाज की विशेषताओं के संबंध में एक अंतिम बात ये कही जाती है कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। सोसाइटी इज़ नॉट लिमिटेड टू ह्यूमंस ओनली। इस संदर्भ में मैकाइवर और पेज का कथन है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है। और वास्तव में ये बात सच भी है, क्योंकि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, पृथ्वी के अन्य प्राणियों में भी फ्रेंड समाज होता है। जैसा कि हम पहले इस वीडियो में भी बता चुके हैं कि पारस्परिक संबंध ही समाज का निर्माण करते हैं और ये संबंध पारस्परिक जागरूकता की उपस्थिति में ही संभव होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जहाँ भी जागरूकता होगी वहीं समाज की उत्पत्ति होगी, वहीं समाज होगा। वास्तव में फ्रेंड्स, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े या अन्य जीवों में भी जागरूकता होती है। ये बात अलग है कि उनमें जागरूकता की मात्रा थोड़ी सी मनुष्यों की अपेक्षा कम हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स देखा गया है कि देखिए, एक गाय का बछड़ा भी ये जानता है कि गाय के साथ उसका कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। आप देखेंगे कि एक विशेष गाय का बछड़ा दूसरी गाय का दूध नहीं पीता और संभवतः यही जागरूकता का प्रतीक है। तो हमारा ये कहना या मैकाइवर और पेज का ये कहना गलत नहीं होता कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित है,
वास्तव में समाज जो है वो अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है, लेकिन जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो समाजशास्त्र केवल मानव समाज का ही अध्ययन करता है। समाज की विभिन्न परिभाषाओं और विशेषताओं के आधार पर कुछ विद्वानों ने समाज के कुछ प्रकारों का भी उदाहरण दिया, जैसे ग्रामीण समाज। ग्रामीण समाज की विशेषता: प्रकृति से घनिष्ठ संबंध, कृषि पर निर्भरता, कम जनसंख्या, प्राथमिक संबंधों की बहुलता। इस तरह के जहाँ विशेषताएं पाई जाती हैं उसको विद्वानों ने ग्रामीण समाज कहा। वहीं उद्योगों की जहाँ प्रधानता होती है, जनसंख्या की अधिकता होती है, दैत्तिक संबंधों की बहुलता होती है, विविधता पाई जाती है, उस तरह के समाज को विद्वानों ने नगरीय समाज के अंतर्गत रखा है। वहीं एक और उन्होंने प्रकार बताया, आदिम समाज। आदिम समाज फ्रेंड्स वो समाज हैं जो आधुनिक सभ्यता से दूर हैं और जिनकी संस्कृति लेकिन अति प्राचीन है और वो परंपरावादी भी हैं। ये समाज अन्य समाजों के संपर्क में ना आने के कारण उनमें पृथकता के भाव भी विकसित हो गए हैं, जैसे जनजातीय समाज। जनजातीय समाज को हम आदिम समाज की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा विद्वानों ने दो अन्य समाजों की भी बात की है, बंद समाज और मुक्त समाज। संभवतः कुछ लोग इनको समाज की संज्ञा नहीं देते हैं, फिर भी हम यहाँ पर हल्की सी चर्चा करेंगे। बंद समाज यानी बंद समाज में समाज का विभाजन ऐसे समूहों के रूप में होता है जिनका निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होता है। व्यक्ति अपने समूह की सदस्यता आजीवन नहीं बदलता। इसका श्रेष्ठ उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था है। तो कुछ लोग जाति व्यवस्था को जाति आधारित समाज मानते हैं, तो वो उसको एक बंद समाज की संज्ञा देते हैं। वहीं मुक्त समाज की भी बात की जाती है। मुक्त समाज में समाज का विभाजन व्यक्ति के गुण, योग्यता, उपलब्धियों के आधार पर होता है। व्यक्ति अपने गुणों में वृद्धि करके समूह की सदस्यता बदल सकता है। जिसे हम अगर पढ़ाई करें या डिस्कस करें या आगे जिस पर चर्चा करें, जिसको हम क्लास सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ सदस्यता जन्मजात और जीवन पर्यंत नहीं रहती। यानी वर्ग व्यवस्था वाला जो पश्चिमी समाज है यानी क्लास सिस्टम, वो इसका जो है एग्जाम्पल माना जा सकता है। फ्रेंड्स अब इस वीडियो के हम अंतिम टॉपिक पर आए हैं, या कहिए अंतिम पॉइंट पर हैं, समाज और एक समाज में अंतर। फ्रेंड, जनरली हम लोग समाज और एक समाज को समान अर्थों में ही बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं अलग अलग अर्थों में यूज़ किए जाते हैं। वास्तव में समाज, जैसा कि हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि समाज जो है सामाजिक अथवा मानवीय संबंधों का एक जाल है, जबकि एक समाज, अ सोसाइटी, कुछ व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किया गया हो। जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, या कोई आर्थिक समाज है, कोई राजनीतिक समाज है, इस तरीके का। तो यहाँ समाज और एक समाज के अंतर को हम यहाँ शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, हम डिस्कस किए थे अभी, जबकि एक समाज कुछ व्यक्तियों का समूह अथवा संगठन है। वहीं समाज एक अमूर्त संकल्पना है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जबकि एक समाज मूर्त संकल्पना है जिसको हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। कुछ लोगों का ग्रुप है जिस उद्देश्य को आधार बनाकर ग्रुप बनाया गया है, उसको हम देख सकते हैं। ऐसे ही समाज एक जटिल व्यवस्था है क्योंकि उसमें विभिन्न दृष्टिकोणों के व्यक्तियों का निवास है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत एक सरल संगठन है क्योंकि वो सामान्यतः एक कॉमन उद्देश्य को लेकर, कॉमन आइडियोलॉजी को लेकर उनका विकास हुआ होता है या वो अस्तित्व में आए होते हैं। इसी तरह समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है क्योंकि भिन्न दृष्टिकोण, भिन्न धर्म, विविधताओं के साथ उसमें लोग निवास करते हैं। उनके अपने अपने कार्य क्षेत्र, धर्म, परिवेश, वातावरण के हिसाब से उनके उत्तरदायित्व होते हैं, जबकि एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है क्योंकि वो
किसी टारगेट या किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना होता है या समान मानसिकता वाला होता है। और समाज शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थों में, जबकि एक समाज शब्द का प्रयोग सीमित एवं विशिष्ट समाज के लिए ही किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं राजनीति समाज। राजनीति समाज या राजनैतिक समाज एक ऐसे समाज को हम कह सकते हैं जिसमें किसी समूह या संगठन का निर्माण किया गया हो राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। तो वहाँ उनका व्यवहार और मनोवृत्तियाँ उसी के हिसाब से संचालित होती हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में इनकी समानता काफ़ी हद तक पाई जाती है। जैसे जो समाज है उसमें विभिन्न धर्म, जाति, क्षेत्र, समुदाय के लोग रहते हैं, तो उनके व्यवहार और उनकी मनोवृत्तियाँ उसी के हिसाब से विविधता लिए हुए होती हैं। जबकि एक समाज में इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका गठन का उद्देश्य ही जो है वो एक होता है। तो समानता, उनमें कुछ समानताएं होती हैं, उनका उद्देश्य होता है, तो उनके व्यवहार और मनोवृत्तियाँ भी काफ़ी हद तक एक सी होती हैं। ऐसे ही समाज की संरचना में सामान्यतः लंबे समय तक कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि एक समाज में सदस्यों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार उनमें शीघ्र ही परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित उद्देश्य के लिए गठित होती हैं। जब उनके उद्देश्य बदलते हैं तब उनके जो है उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। यानी एक उद्देश्य पूरा हुआ, उनको दूसरी आवश्यकता हुई, उसके दूसरी आवश्यकता के अनुसार वो उसमें अपना समाज की व्यवस्था में परिवर्तन करते रहते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, कहा जाता है कि समाज के लिए भौगोलिक सीमा नहीं होती। संपूर्ण विश्व को भी हम एक समाज की संज्ञा दे सकते हैं, जबकि एक समाज में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। जैसे अगर हम बात करें ना, एक किसी पर्टिकुलर विशेषताओं के आधार पर जब हम समाज का निर्माण करते हैं, खास व्यवहार के आधार पर हम समाज का निर्माण करते हैं, जैसे आदिम समाज या जनजातीय समाज, इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और ये एक समाज के रूप में पहचान रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये वो आधार हैं जो समाज को एक समाज से भिन्न करते हैं। तो फ्रेंड, आज हमने इस पूरे वीडियो में चर्चा की है समाज की, और मुझे उम्मीद है, आशा है कि पिछले वीडियोस की तरह भी आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। आपको आपके मतलब की जानकारी ज़रूर मिली होगी, और इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर पिछले वीडियोस की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमेशा की तरह अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे देते रहिए। धन्यवाद।